वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय व्यूज ऑन इंग्लिश। आज इस समय हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मार्garet एटवुड का नावल जिसका नाम है बॉडली आर्म। उपन्यास एक तरीके से मार्garet एटवुड की जो है ऑटोबायोग्राफी की इसमें झलक मिलती है। इसमें जो नायिका है उसका नाम रैनी है, जो कि एक जर्नलिस्ट है। उसके जीवन में संघर्ष तथा संघर्ष से बाहर आने की कोशिश प्रकट होती है। रैनी की परवरिश उसकी दादी द्वारा एक छोटे से शहर वेस्टवर्ल्ड में होती है। उसे बचपन में ही सिखाया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। उसकी स्वतंत्रता को उसकी दादी के नियमों द्वारा दबा दिया जाता है। उसके दादा एक डॉक्टर थे। बचपन से ही वह उनकी तरह बनना चाहती थी, लेकिन उसके पिता एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं जो उसकी मां को छोड़ कर के चले गए हैं किसी दूसरी स्त्री के साथ। उसकी मां अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल के लिए अपना सब कुछ त्याग देती है। रैनी को अपनी मां का यह व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं है। वह उसकी तरह नहीं बनना चाहती है। वह स्वतंत्र जीवन जीने के लिए वर्ल्ड को छोड़ देती है और टोरंटो जाकर एक पत्रकार के रूप में नया जीवन शुरू करती है। उपन्यास रैनी को एक विजेता के रूप में दर्शाता है जब वो कैरेबियन द्वीप में हुई घटनाओं का सच अपने लेख के द्वारा सबके सामने लाने का संकल्प लेती है। इसमें जो पात्र है जैक एक पैकेजिंग कंपनी के लिए डिजाइनर के रूप में कार्य करता है। रैनी अपने लेख लिखने के दौरान उसके संपर्क में आती। वह स्मार्ट है, फैशन के नए चलन का उपयोग करता है और वह अपनी सभी चालों का प्रयोग रैनी के ऊपर उसको फंसाने के लिए करता है। वह महिलाओं को एक वस्तु के सिवा कुछ नहीं समझता है। उसे परेशान करने में बड़ा आनंद आता है। वह महिलाओं को भोग की वस्तु समझता है। उसके अंदर कोई भी भावना नहीं, कोई विचार नहीं है। रैनी जो कि अपने आप को बुद्धिमान समझती है, वो खुद भी जैक के जाल में फंस जाती है और उसे बहुत समय बाद पता चलता है कि जैक एक शोषक है जो कि बाहर से चालबाज लगता है, भावनात्मक रूप से बहुत ही कमजोर व्यक्ति है। वह महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उनके ऊपर शासन करने की कोशिश करता है। यह इसके एक तरीके से महिलाओं के प्रति बर्ताव को दर्शाता है। अब आते हैं डॉक्टर डैनियल लोमो के बारे में। डैनियल एक पुरुष गायनोकोलॉजिस्ट हैं जो रैनी के कैंसर का इलाज करते हैं। डैनियल अपने काम को गंभीरता से लेते हैं और अपने रोगियों के शारीरिक तथा मानसिक रूप से ठीक होने में मदद करते हैं। ऑपरेशन के बाद रैनी उसे निष्फल प्रेम प्रसंग की अनुमति देती है क्योंकि डैनियल द्वारा उसका जीवन बचाया जाता है। उसे खुद को स्पर्श करने देती है क्योंकि वह उसे अपने जीवन को बचाने का कारण मानती है। डैनियल उसकी भावनाओं का भरपूर फायदा उठाता है। साथ ही वह व्यावसायिक नैतिकता का भी उल्लंघन करता है। डैनियल के साथ अपने रिश्ते में रैनी निश्चिंतता तथा सच चाहती है ताकि वह इसका भविष्य निर्धारण कर सके। वह अपना आधा जीवन संशय में नहीं व्यतीत करना चाहती, लेकिन डैनियल जो है भावनात्मक प्रतिबद्धता से डरता है। क्यों? इसका कारण है कि वो शादीशुदा है। अतः रैनी को पता चलता है कि डैनियल एक शोषक है जो दवा और सर्जरी की आड़ में महिलाओं का लाभ उठाता है, तो उसे तकलीफ होती है। अब
पॉल जो है कैरिबियन द्वीप में एक पर्यटक गाइड है जो किनारे पर रहता है। वह दवाओं का सौदा करता है। संकट में वह द्वीपवासियों को बचाता है तथा उनकी मदद करता है। हालांकि वह दवाओं, हथियारों का विक्रेता और एक संभावित CIA एजेंट है, पर वह मानवता की परवाह भी करता है। वह रैनी को द्वीप पर राजनीतिक स्थिति से छुटकारा पाने में मदद करता है तथा उसे चेतावनी देता है कि वह द्वीप की राजनैतिकता से दूर रहे। वह रैनी को बचाने का प्रयास में असफल रहता है तथा रैनी को कैद कर लिया जाता है। इस प्रकरण के बाद उपन्यास में कहीं भी उसके बारे में कोई बात नहीं आती है। किसी भी को नहीं पता चलता वो कहाँ से आया, कहाँ चला गया। रैनी के लिए पॉल एक अच्छा विकल्प था क्योंकि उसने रैनी का कहीं पर भी कोई उपयोग नहीं किया और न ही उसके भावनात्मक रूप से उसे सहारा दिया और न ही उसकी भावनाओं से वो खेला। वह भी रैनी के लिए एक अच्छा अतिथि था जो कुछ समय बाद चला गया। अगला पात्र है इसका डॉक्टर नो। डॉक्टर जो कि 60 साल का व्यक्ति है जो चुनाव में एक उम्मीदवार है। उपन्यास में वह रैनी के सलाहकार और मार्गदर्शक की भूमिका में दिखाई देता है। वो रैनी को अपना परिचय देते हुए कहता है कि डॉक्टर मिन्नो मतलब एक छोटी मछली जो ईसा मसीह का एक प्रतीक है। शारीरिक रूप से भी वह ईसा मसीह की तरह दिखते हैं। आधे स्कॉटिश और आधे देसी होने के कारण वह एक अरब की तरह लगते हैं। आज़ादी के बाद कैरिबियन द्वीप में पहली बार होने वाले चुनाव में 3 उम्मीदवारों में से उन्हें अपने विद्रोही विचारों के लिए जाना जाता है। डॉक्टर मिन्नो निष्पक्ष खेल में विश्वास रखते हैं और लोकतंत्र में धर्म के साथ राजनीति को नहीं मिलाते। वे रैनी को द्वीप के बारे में सारी सच्चाई बता देते हैं तथा रैनी को सच प्रकाशित करने के लिए प्रेरित करते हैं। एक पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य के प्रति रैनी को जागरूक बनाने में वह एक मार्गदर्शक के रूप में अपनी भूमिका को पूरा करने में सफल होते हैं। अब एल्वा जो है प्रिंस ऑफ पीस की दादी तथा सनसेट इन की प्रबंधक है। वह दम्भी बुरी अंग्रेज महिला है। वह रैनी के प्रति निर्दयी तथा उसके होटल प्रवास को असहज बनाने की कोशिश करती है। डॉक्टर मिन्नो के साथ रैनी का रिश्ता बहुत पसंद नहीं किया जाता है उसके द्वारा। जब पुलिस रैनी को गिरफ्तार करके उसके कमरे से ले जाती है तो उसके चेहरे पर खुशी नज़र आती है। तो इस प्रकार से एल्वा का चरित्र सामने आता है। अब जोकास्टा एक नारीवादी कार्यकर्ता है जो लगभग 40 साल की है। महिलाओं की स्वतंत्रता पर विश्वास करती है तथा अपना जीवन उन्मुक्त रूप से व्यतीत करती है। रैनी के लिए जोकास्टा पूर्ण और जटिल सामाजिक प्राणी की तरह महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है। उसका मानना है कि पुरुष महिलाओं पर किसी न किसी रूप से अपनी श्रेष्ठता का दावा करने के लिए बेताब रहते हैं। वह कहती है कि पुरुष सार्थक रिश्ते और प्यार में विश्वास नहीं करते बल्कि वह सिर्फ शारीरिक रिश्ते पर विश्वास करते हैं और उसे ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब अगले पात्र इसमें जो है जोकास्टा के बाद में लॉरा लुकास। लॉरा एक अमेरिकन है जो कि एक साथी कैदी के रूप में रैनी के संपर्क में आती है। लॉरा उसे अपने जीवन की कहानी बताती है। जब वो छोटी थी तो उसके सौतेले पिता ने उसके साथ बलात्कार किया। लॉरा रिंडबर्ग से संबंधित है जहां महिलाओं का सिर्फ शोषण होता है। लॉरा अपने सौतेले पिता पर हमला करके घर से भाग जाती है तथा एक नाव पर काम करना शुरू कर देती है। वह यह जानकर सदमे में आ जाती है कि सारे पुरुष उसके साथ सिर्फ रात बिताना चाहते थे, अन्यथा उसे अपनी नौकरी खोनी पड़ेगी। जेल में भी वह अपनी ज़रूरतों को पूरा करने
में बदल पूरा करने के बदले में जेल कर्मियों द्वारा शोषण का शिकार होती है। वह उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती बल्कि खुद का शोषण होने देती है और अंत में एक पीड़ित महिला के रूप में वह मृत्यु का शिकार हो जाती है, जो कमज़ोर और असहायों का प्रतीक बन जाती है। नेक्स्ट इसमें जो है वो पात्र है वो डीफ एंड डम मैन है, मूक और बधिर व्यक्ति। रैनी से कई बार मिलती है उस मूक और बधिर व्यक्ति से। वह बेघर और पीड़ित भिखारी है। पहली बार रैनी उसे होटल की सीढ़ियों पर लेटे हुए देखती है। जब वह उससे हाथ मिलाने के लिए आगे आया तब वह बुरी तरह भयभीत हो गई। अगली बार रैनी ने उसे देखा जब वह पुलिस द्वारा पीटा जा रहा था। उसकी शारीरिक स्थिति तथा उसकी आंखों की अभिव्यक्ति ने रैनी के मन में उसके लिए सहानुभूति के भाव भर दिए। वह व्यक्ति उस विशाल समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो गरीबी के कारण, अपंगता, अज्ञानता एवं राजनीतिक अत्याचार के कारण अपने अधिकारों से वंचित रहते हैं। नेक्स्ट है फेसलेस स्ट्रेंजर, जो इस नॉवल में पात्र है। चेहरा विहीन अजनबी एक अन्य चरित्र है जो टोरंटो में रैनी को बिस्तर पर रस्सी लपेटकर छोड़ देता है, अर्थात उसे रैनी को बिस्तर पर बांध देता है। उसकी अपनी कोई पहचान नहीं। रैनी उसकी तुलना विभिन्न पुरुषों के साथ करती है जिससे वह रूहानी तौर पर संबंधित रही, लेकिन हर प्रयास में उसकी वास्तविक पहचान करने में वो विफल है। वह उसे कभी जो कि डैनियल, जैक, पॉल के रूप में पहचानने की कोशिश करती है और अंत में वह अनुभव करती है कि उसकी चेहरा विहीनता समाज में किसी भी पुरुष के होने की संभावना है और वह पुरुष उत्पीड़क का एजेंट है। वह उन सभी पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है जो महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। इस प्रकार से इस नावल बॉडली हार्म में मार्गरेट एटवुड ने अपने विचारों को व्यक्त किया है, जिसमें कि पुरुष समाज द्वारा किसी भी वर्ल्ड में किसी भी स्थान पर स्त्रियों का शोषण किया जाता है, जिसका उन्होंने जीवंत चित्रण किया है। अतः वो एक महान लेखिका के साथ साथ समाज सुधारक के रूप में भी कार्य करती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।